हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है ना। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ये आपका जो दिख रहा है 39/243, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। बात रही शांत होने का, बाबू शांत तो वो होता है, पहले भिन्न जो दिया है आप उसको कटा लीजिए अच्छी तरह से, उसके बाद जो है हर का गुणनखंड कीजिएगा। हर का गुणनखंड में अगर आपका जो है 2 है ना और 5, हर का गुणनखंड में आपके पास 2 और 5 या फिर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आवे, इसके अलावे कोई भी संख्या नहीं आवे नीचे हर का गुणनखंड में, तो वो आपका शांत होगा। बाकी इसके अलावे अगर कोई संख्या आ जाता है तो वो आपका अशांत होगा। तो आप करके अच्छी तरह से देख लें, आपके सामने जो 39/243 है ये आपका अशांत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम जांच कर लें ताकि आपको भी दिखाई क्लियर देना हो चाहिए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, है ना। एक अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय का मतलब बाबू ये आपका एक जीरो जो है, जीरो जो है जीरो, ये आपका जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये शून्य परिमेय संख्या हो गया, लेकिन अशून्य परिमेय संख्या तो जीरो को छोड़ करके अगर आप 1 2 3 या फिर आप √3 या कुछ भी ले लीजिए आप, है ना, तो वैसा संख्या अगर आप लेते हैं, सॉरी ये आपका अपरिमेय है ना, या रूट आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 9, ये सब चीज अगर आप लेते हैं, इसमें अगर आप अपरिमेय से गुना करते हैं तो वो आपका हमेशा जो आएगा अपरिमेय ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, है ना। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा तो क्या होगा, हमेशा परिमेय होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे, आपके सामने देखिए 0.777 इस तरह से आपका डॉट डॉट बहुत चलते हैं, है ना। तो ऐसे चीज जब हमारे पास बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है तो हम एक संख्या पे क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपके सामने इस प्रकार से अगर ऐसे ही लिखा रहता तो इसका मतलब ये होता है कि आपके आगे जो है ना 7 आ रहा है, बिल्कुल 7 7 आपके सामने रिपीट हो रहा है। तो उस चीज को हम लोग इस तरह से रेकरिंग लगा देते हैं। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करें, है ना, पी वाई क्यू के रूप में अगर मान लाएं तो भिन्न के, तो क्या हो जाएगा, आप रेकरिंग हटाइए और इसको यानी रेकरिंग और दशमलव को हटाइए और नीचे आप 9 लिख दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इस तरह से बनाइए। तो ये देखिए 7/9 आपका ऑप्शन नंबर ए में है ना। इस प्रकार से बाबू आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आवे तो आप उसका जो है रेकरिंग और दशमलव को हटाइए, नीचे 9 लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 0.3 का, चलिए इस चीज को अगर हम पी वाई क्यू के या भिन्न के रूप में अगर इसका आंसर चाहेंगे तो क्या होगा, ये दशमलव और ये रेकरिंग आप हटाइए और नीचे 9 लिख दीजिए। तो देखिए आपका 3/9, अगर इसको आप कटाते हैं 3 से एक बार में, ये 3 बार में, तो ये आपका 1/3 आता है। इस प्रकार से आपको बनाना है, सेम वही काम यहाँ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने आ गया है अगला 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बाबू कहता है एक मीनार के पाद से, है ना, एक मीनार के पाद से 10 मीटर दूर, तो एक मीनार के पाद, आप एक काम कीजिए, एक मीनार है ना, ये एक मान लीजिए मीनार है, इसके पाद से, ये आपका यहाँ क्या है, पाद है, इसके पाद से 10 मीटर दूर, तो चलिए 10 मीटर दूर, ये आप 10 मीटर ले लीजिए, है ना। दूर क्या है, एक मीनार के पाद से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, यानी यहां से जो है बाबू मीनार का उन्नयन कोण जो बनता है, यानी अगर इसको आप मिला देते हैं तो जो मीनार का उन्नयन कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री। तो चलिए ये आपका 60 डिग्री बनता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये है ना, ये चीज आपको निकालना है, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये वाला, ये जो हम खड़ा किए हैं, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मीनार की ऊंचाई निकालते हैं। तो अगर एक त्रिभुज का हम बात करें, अगर इस तरह से आपके सामने एक त्रिभुज है,
तो इस त्रिभुज में आपका ये जो होता है बाबू आधार होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है। तो देखिए इसमें जो है ये चीज निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ऐसा चीज एक आप लीजिए जिसमें कि आपके पास कर्ण भुजा आ जाए और आपका आधार भुजा दोनों आ जाए उसमें। तो ये किसको लेने से आता है, तो ये आप टेन लीजिए, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, टेन कितना डिग्री का बन रहा है, देखिए कौन 60 डिग्री, तो आप ले लीजिए 60 डिग्री बराबर, देखिए हम ले लेंगे टेन बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू लंब बटे आधार होता है। तो लंब देखिए ये आपका मीनार है ना, मीनार हम क्या ये आपका लंब है, इसका नाम अगर आप कुछ भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए या यहाँ आप सी कर दिए, तो देखिए मीनार जो है ये ऊंचाई है आपका। तो हम शॉर्ट ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं इसलिए हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं। तो देखिए मीनार हमारा ए बी हो गया, है ना, चूंकि ये टेन थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटे आधार, तो हम लंब लिए, आधार क्या है आपका BC है, चलिए BC। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो हम ले लिए √3। यहाँ ए बी तो हमको निकालना है, नीचे देखिए BC दिया हुआ है 10, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB गुना 1 करेंगे तो ये आपका AB होगा, और 10 गुना √3 कीजिएगा तो आपका 10√3 होगा। चलिए इस प्रकार से आपका आता है 10√3। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, 10√3, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है आपका 10√3। चलिए किसी को भी दिक्कत हो जिस प्रश्न में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और काफी ज्यादा बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, है ना, एक छड़ की लंबाई। तो देखिए एक छड़ की लंबाई, एक छड़ की लंबाई मान लीजिए इस तरह से एक छड़ है ना, इसकी लंबाई और एक छाया, एक छड़ आप खड़ा करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ दूर तक बाबू आपका एक छाया बनेगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ तक छाया आया और ये आप हम मिला दिए, है ना। तो देखिए कहता है छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात आपके सामने दिया हुआ है 1:√3 है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये आपका लंबाई हो जाएगा 1 और ये आपका √3 हो गया आपका ये छाया, है ना, छाया की लंबाई। तो देखिए कहता है सूर्य का उन्नयन कोण, चलिए इस, है ना, सूर्य का उन्नयन कोण बाबू यहाँ बन रहा है आपका, तो चलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिए तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए इसमें सूर्य का उन्नयन कोण, तो बाबू इसमें देखिए हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर, है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपके सामने 1 है, आधार आपके सामने √3 है। तो देखिए टेन थीटा का, टेन थीटा ही लिखेंगे, 1/√3 कितना का मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए टेन से आपका टेन खत्म हो जाता है, थीटा का जो मान आता है वो कितना डिग्री आता है, 30 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बाबू कहता है जब वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना होता है, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है ना, तब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो आप एक काम कीजिए, मान लीजिए एक वृक्ष है ना, चलिए एक आप पहले इस एकदम ये फॉर्मेट में आपका आएगा, एक वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया, तो वृक्ष आप बाबू अगर खड़ा है तो इसका छाया मतलब कुछ दूर तक जाएगा है ना। तो वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है। अगर हम मान लेते हैं छाया को x, हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं लिखेंगे बहुत कम बाबू, आप समझिए कॉन्सेप्ट। हम अगर छाया को x मान लेते हैं तो इसका ऊंचाई कितना होगा, √3x होगा, है ना, क्वेश्चन के अनुकूल आपका √3 गुना बोला है। तो चलिए काम हो गया अब हम लोग का। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, और तब जो है ये जो आपका कौन बन रहा है, मान लीजिए हम कि थीटा, है ना, मान लेते हैं कौन आपका थीटा बन रहा है। तो देखिए हम लोग लगाते हैं, ये दोनों भुजा किस में आता है बाबू, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब देखिए आपके सामने कितना है, √3x, क्वेश्चन के अनुकूल हो गया हमारा √3x, और नीचे जो है आपके सामने वो कितना है x, टेन देखिए, है ना। तो यहां से हम लोग करेंगे x से आपका x खत्म हो जाता है। तो देखिए टेन थीटा बराबर √3, बाबू टेन थीटा बराबर √3 तो आ गया है, लेकिन टेन √3 जो होता है किसका मान होता है ना, टेन √3 जो होता है वो किसका मान होता है। तो आपको पता होना चाहिए टेन थीटा बराबर ये √3 जो आप देख रहे हैं ये होता है आपका टेन 60 डिग्री का मान, है ना, टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो देखिए आपका टेन से टेन खत्म हो गया, आपका थीटा बराबर जो आया कितना डिग्री आया, 60 डिग्री आया। तो बाबू ये सूर्य का उन्नयन कोण ही बोला था यानी थीटा, तो हम लोग निकाल दिए। देखिए 60 डिग्री किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है π/3 है ना,
π/3, तो आपको बताना है π/3 कौन संख्या है। तो π/3 जो है बाबू ये आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, यदि p एक अभाज्य है तब, यदि p एक अभाज्य है तब रूट p होगा। p आपका अभाज्य का मतलब आप ये समझिए है ना, जिसका गुणनखंड क्या होता है, वही संख्या या फिर एक, है ना। अभाज्य संख्या वही होता है जिसमें आपका जो है वही संख्या से भाग लगेगा, यानी स्वयं से या फिर एक से। तो देखिए इसमें आप कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं अगर आप ले लेते हैं अभाज्य संख्या, है ना, तो यहां कहता है p एक अभाज्य है तो रूट p का मान होगा। अभाज्य बाबू तो इसका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं आएगा आपका। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा आपका एक अपरिमेय संख्या। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या है ना, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है बाबू, बार बार आप एक हैबिट बना चुके होंगे आप ऐसे लिखने का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां, है ना, देखिए ये क्या अपने आप लिखा जाएगा, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी। ये आपसे ऑटोमेटिक आप जो है एचसीएफ निकालते होंगे भाग लेमा विधि से, तो आपका एकदम 100% ये आपका हैबिट बन गया होगा। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो देखिए है ना, 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा आपका बी होता है। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है ये चीज, कहाँ है आपके, देखिए क्वेश्चन में, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, है ना, 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा आपका क्या है बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफी ज्यादा मेहनत आपके लिए करना पड़ता है, एक लाइक तो आपका बनता ही है करने का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, है ना, कहता है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। आप एकदम अच्छी तरह से समझे, मान लीजिए ए बी एक आपका ऊर्ध्वाधर दीवार है, नाम दे देंगे यहाँ से, है ना, ए और इसका नाम दे दिए बी। तो कहता है देखिए, है ना, बी भाग जो है आपका भूमि पर है, ये हम भूमि पर दे दिए हैं, दीवार है तो भूमि पे ही होगा बाबू, किसी कपार पे मत होगा, नहीं होगा। चलिए अगला जो है देखिए, कहता है बी भाग भूमि के संपर्क में है तो ए सी सीढ़ी है, कोई बात नहीं है, यानी एक ए सी जो है इस पे क्या है, एक सीढ़ी है। मान लीजिए ये आपका यहाँ ये, है ना, ये यहाँ सी है, सीढ़ी है। कहता जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है ना, सी बिंदु पर टिकी हुई है सीढ़ी, यहाँ देखिए सी बिंदु के पास टिकी हुई है। एकदम आप सब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा संभावना होता है बाबू। तो टिकी हुई यदि, है ना, कौन ए सी बी, देखिए ए सी बी ये आपका 45 डिग्री बन रहा है ना, ये आपका 45 डिग्री, तथा बी सी, है ना, बी सी आपका 5 मीटर है, ये आपका 5 मीटर है। देखिए कितना आसान है। तो सीढ़ी की लंबाई निकाले, ये आपको निकालना है, ये वाला सीढ़ी की लंबाई, है ना। तो देखिए ये अब वो एक तरह से त्रिभुज में हम कहें तो ये आपका कर्ण होगा और ये आपका आधार होगा। तो चलिए कर्ण और आधार आता है किसमें, तो कर्ण और आधार किसमें आता है बाबू, तो वो आपका आता होगा कोस में, है ना, कर्ण और आधार। तो हम लोग ले यहां से लगा देंगे कोस का। चलिए ये चीज आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ हम लोग कोस का लगाते हैं, तो कोस बराबर, है ना, कोस कितना 45 डिग्री है। चलिए कोस 45 डिग्री बराबर, देखिए कोस बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपके सामने क्या है, आधार आपका जो है 5 है, और कर्ण जो है निकालना है ए सी, आपको निकालना है सीढ़ी की लंबाई। तो देखिए cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, cos 45 डिग्री का मान बाबू 1/√2 होता है। चलिए 5/AC, AC आपका क्या है सीढ़ी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, AC आपका एक के साथ हो जाएगा, तो AC बराबर 5√2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए 5√2 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपका 5√2 है। किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एकदम ध्यान से आपको देखना है। कहता है एक मनुष्य, है ना, किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई निकाले। सेम क्वेश्चन है बाबू, ये आपका एकदम ये चीज है ना, ये देखिए त्रिभुज ही बनेगा, इसमें एक आकार ऐसा होगा।
तो देखिए ये एक मान लीजिए खंबा है ना, खंबे को ऊंचाई निकालना है, ये चीज आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है बिंदु की दूरी, है ना, खंबे के पाद से बिंदु की दूरी, खंबे ये हुआ और पाद ये, यानी है ना खंबे के पाद ये हुआ और इससे दूरी यहाँ, ये आपका 25 दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। तो खंबे की ऊंचाई निकालना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग, आ रही है जो अवनवन कोण बोला है ना, अवनवन कोण, तो ये बाबू आपका अवनवन कोण 60 डिग्री बनता है, इसका एकांतर ये आपका हो जाएगा, है ना, अवनमन ऊपर बनता है। तो चलिए यहां से अब हम लोग ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना देंगे इसको। 10 60 डिग्री बराबर, है ना, 10 जो होता है बाबू उसमें क्या क्या आता है आपका, है ना, 10 में क्या क्या आता है, लंब और आधार आता है। लंब देखिए अगर हम नाम दे दे कुछ इसका ABC, तो लंब आपका हो जाएगा AB, है ना, आधार आपका हो जाएगा BC। 10 60 डिग्री का मान क्या होता है, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो देखिए AB तो आपका निकालना ही है इसमें, और ये जो है BC आपका दिया हुआ है 25। तो चलिए इसके नीचे ना कुछ था एक, तो हम अगर गुना कर ले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी बराबर देखिए 25√3 हो जाता है आपका, 25√3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब होता है वो आपका होता है 25√3, जो आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है निम्न, है ना, लिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है बाबू, तो ये देखिए आपका परिमेय है ना, ये देखिए आपका परिमेय है, ये भी आपका क्या है, परिमेय है, ये भी आपका परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है बी में, सी में और डी में, सभी का बाबू पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है ना, इसलिए ये परिमेय है। और ये देखिए आपका क्या है, अपरिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ये सब आपका क्या है, परिमेय है, ये सब आपका नहीं होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कहता है बहुपद x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3 के घात है। बाबू बहुपद का घात तो वही होता है जो सबसे बड़ा पावर होता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा पावर आपको कहाँ दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना। तो ये आपका हो गया बहुपद का घात, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन एक चर में बहुपद है। कौन एक चर में बहुपद, देखिए इसमें आपको दो चर दिख रहा है ना, इसमें देखिए आपका दो चर दिख रहा है, देखिए इसमें आपका दो तीन चर दिख रहा है। एक चर मतलब जो है एक्स है, तो सिर्फ एक्स ही है इसमें। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए इतना जो दिया हुआ XQ का गुणांक पूछता है। देखिए XQ आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा, तो XQ के साथ नहीं कुछ तो क्या गुना हुआ है, यहाँ एक रहता है बाबू। तो ये XQ का गुणांक कहता है, वो भी एक आपका प्लस में होगा, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस में भी है आपके सामने और एक प्लस में भी है। तो जो आपका आंसर होगा वो प्लस वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं बाबू। तो ये एक ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू, एकदम आसान प्रश्न है आपका, सिर्फ देखिए और आंसर दीजिए। कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं, वैसा संख्या जिसमें स्वयं से या एक के अलावे, है ना, किसी से भाग नहीं लगे, स्वयं या एक के अलावे किसी से भाग नहीं लगे। तो देखिए इसमें, तो ये आपका 41 जो है बाबू, ये आपका क्या है, अभाज्य है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होती है, ये बाबू एक वृत्त है ना। तो ये इधर से भी खींचते हैं, देखिए ध्यान से, जो सबसे बड़ा होगा आपका ऐसे होगा, तो ये ऐसे जो होता है ना, तो वो आपका व्यास हो जाता है, क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20। निम्नलिखित में कौन त्रिघाती, है ना, बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए इसमें आपको कहीं 3 दिख रहा है घात, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपका घात 3 पावर, ये आपका त्रिघाती बहुपद हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपके सामने बाबू, ध्यान से देखिएगा, है ना, x = 1 पर बहुपद 5x² - 3x + 7 का मान है। तो देखिए इसमें, है ना, इसमें 7, इस पूरा जो समीकरण है इसमें देखिए इसका मान क्या होगा। तो जो x = 1 है, आप x के जगह पे रख दीजिएगा। तो देखिए हम लोग रख रहे हैं, तो 5 का 5, x के जगह पर आप 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कर दीजिए 3, यहाँ 1 रख दीजिए और यहाँ +7 है तो रख दीजिए। चलिए इसका अगर आप गुना भी करते हैं, एक का पावर करने से वो एक ही रहेगा, 5 गुना 1 कीजिएगा आपका 5 होगा, माइनस
यहाँ x के जगह पर हम लोग 1 रख दिए। चलिए ठीक है, 3 गुना कीजिएगा आपका 3 होगा, प्लस आपका कितना है 7 है, तो 7 और 5 आपका 12 होगा, है ना। 12, अब 12 में से अगर आपका 3 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ 9। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है बाबू, 9। ऑप्शन नंबर बी में है आपका 9। अगला जो प्रश्न आता है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, है ना, यानी जो है यहाँ किस लिखा गया है, किसी होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तो देखिए इसमें आपका एकदम एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा बहुपद लिखने का। हम लोग लिखते थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर बनाते थे। तो देखिए x² का x² माइनस है तो माइनस, देखिए योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो आप रख दीजिए यहाँ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 3 है, तो यहाँ हम 3 रख करके x से गुना कर दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना है -10 है, तो -10 रख दिए। तो x² का x² माइनस, है ना, तो देखिए आपका यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10। तो ये आता है बाबू आपका, देखिए ये कहाँ है, ये आपके सामने ऑप्शन है, आप मिला लीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है बाबू y बराबर 0 किस अक्ष का, है ना, समीकरण है। y बराबर 0 किस अक्ष, y बराबर 0 तभी होता है बाबू जब x अक्ष पर, है ना, किसी बिंदु का निर्देशांक वहां y क्या होता है 0 होता है। तो ये आपका x अक्ष पर है तो y वहां क्या हुआ है 0 हुआ है ना। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, इतना बात आप ध्यान में रखें। और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24। द्विघात समीकरण इतना इतना का विभेद कर, है ना, होगा, यानी डी का जो मान निकालते हैं हम लोग, तो चलिए निकाल देते हैं। यहाँ देखिए ए बराबर आपका क्या है 1 है, बी बराबर आपका कितना है -15 है, और सी बराबर आपका कितना है 50 है ना। तो इस फार्मूला पर आप बनाएंगे b² -4ac। तो देखिए ध्यान से आप बना करके, तो b का मान आपका -15 है, इसका आप कर लीजिएगा स्क्वायर -4, a का मान आपका कितना है 1, और c का मान आपका कितना है, c का मान आपका 50 है। 15 गुना 15 बाबू ये माइनस खत्म हो जाएगा, आपका 225 हो जाएगा, माइनस 50 चौका कितना हो जाएगा आपका 200, घटाइएगा तो आपका कितना आएगा 25 आएगा। तो देखिए 25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है समांतर श्रेणी इतना इतना का 10वां पद निकालना है। तो यहाँ से आपको पता रहा होगा ए बराबर कितना है 2, और डी निकालना होता है। तो डी का मान देखिए 7 में से 2 घटा दीजिए, अगला में से बाबू पिछला को घटा देते हैं, है ना। तो 7 में से 2 आपका घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 2 आपका घट जाएगा तो आपका 5 होगा, है ना। 7 में से 2 घटा तो आपका कितना हो गया 5, ये आपका डी हुआ। और 10वां पद बोला बाबू तो ये एन का मान आपका कितना हो गया 10। तो चलिए एक फार्मूला हम लोग बताते हैं, टी एन बराबर फार्मूला आता है a+n-1 गुना डी। तो देखिए हम लोग यहाँ रखते हैं, ए का मान कितना है 2 है, रख दीजिए। एन का मान कितना है 10 है, -1, और डी का मान कितना है, हम बाबू ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, है ना। देखिए घट जाएगा 9, और 9 गुना 5 करते हैं तो 2 का 2 और 9 पचे 45, और टोटल जो होगा आपका कितना हो जाएगा 47। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 47। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है। आपको पता होगा ये आपका चतुर्थांश होता है, इसमें जो बाबू पहला होता है इसमें सब प्लस प्लस होता है, बाकी जो दूसरा होता है इसमें आपका माइनस और प्लस होता है ना। ये आपका जो होता है तीसरा में माइनस माइनस होता है, और ये आपका जो होता है प्लस माइनस होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक होता है पहला प्रथम, ये आपका द्वितीय होता है, ये आपका तृतीय होता है, ये आपका चतुर्थ होता है। तो यहाँ जो मान दिया हुआ है पहला प्लस है दूसरा माइनस है ना, पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो ये आपका चतुर्थांश जो है चतुर्थ में है ना, चौथा में है। देखिए ये आपका होगा चतुर्थ, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है। देखिए शून्यक ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा। 2x² + 5x माइनस आपके साथ क्या है आपके सामने 12। तो बाबू इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 12 कीजिएगा तो -24 होगा। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 2x² है ना, 2x²। जब 2x² हम लिखते हैं तो देखिए आपके सामने फिर क्या आ जाता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 8x - 3x, अब माइनस जो है कितना है 12।
तो इतना तो लिख ही सकते हैं ना। तो देखिए अब क्या होता है, तो बाबू ये आप देखिए, इसमें से हम दोनों में से जोड़ा लगाएंगे, इसमें से जोड़ा लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 2x बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा x+4, और यहाँ से आपका x बाहर आएगा तो यहाँ आपके पास बच जाएगा, है ना, सॉरी 3x बाहर आएगा, 3x बाहर आएगा तो यहाँ आपके पास x+4 बच जाएगा। चलिए दोनों देखिए एक ही चीज है, तो आपका x+4 हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा 2x, सॉरी यहाँ x बाहर नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा, सिर्फ 3 आएगा, सॉरी सॉरी। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 3, बराबर ले लीजिएगा 0, चूंकि शून्य निकालना है, तो x-4 बराबर 0। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस है, तो ये आपका कितना हो जाएगा -4। लाइन डिस्टर्ब कर रहा है बाबू थोड़ा सा, इसलिए पेन बढ़िया से नहीं चल पा रहा है और थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, लाइन पे ध्यान जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2x-3 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा आपका कितना होगा 3 होगा, और x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, एक माइनस में है और एक आपका 3/2 प्लस में आया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, क्वेश्चन नंबर 27 का देख लीजिएगा कितना नंबर में है, मान देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, 1 मिनट हम आपका रोकना चाहेंगे, लाइन का प्रॉब्लम हो रहा है बाबू थोड़ा सा। चलिए लाइन डिस्टर्ब कर रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है क्या होगा। चलिए समीकरण इतना इतना का है ना, देख रहे हैं समीकरण 4-3x का कहता है दो चरों वाले समीकरण रूप क्या होगा, तो बाबू y आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें, तो y नहीं दिख रहा है तो हम y को लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो देखिए इसको हम ला सकते हैं इस तरह से, तो आप आगे कर लीजिए 3x है ना, और y नहीं है तो आप उसको ले आइए, कैसे लाएंगे 0 के साथ उसको हम ले आएंगे, और बाकी जो आपका अचर पद है वो आप लिख दीजिए, तो ये इसका रूप होगा, है ना। और एक तरफ जो है आपका बराबर हम 0 भी लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, तो ये रूप आपका जो है ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, तो देखिए अगर इसको हम गुना कर देंगे फिर आपका y खत्म हो जाएगा, तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लाइन के कारण बाबू थोड़ा सा प्रॉब्लम होते जा रहा है, देखिए 29 नंबर है ना, 2x+3y। तो देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता ही होगा एक समीकरण ये आपका देखिए 2x, पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, 3y बराबर जो है यहाँ देखिए 11 है, लिख दीजिए यहाँ जो आपके पास क्या है 2x-4y, और बराबर में जो है आपके पास -24 है, तो यहाँ से हम लोग इसको तो कर सकते हैं ना, ध्यान से देखिए, तो एक चीज को हम लोग इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप चिन्ह बदल दिए हम लोग है ना, यहाँ प्लस कर दिए, तो ये आपका बराबर हो गया, ये आपका कट जाता है, थोड़ा सा पेन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये देखिए आपका यहाँ वाई, तो अब वाई का मान होगा तो 4-3 कितना हो जाएगा, ये आपका 7y बराबर 35, है ना। तो देखिए y बराबर आपका क्या हो जाएगा 35/7, 7 से आपका कट जाएगा ये 5 बार में, तो y बराबर आपका कितना आ गया 5, है ना, y बराबर 5, ये मान आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो रखने के बाद बाबू जो आपका आंसर आएगा वो आप ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, तो देखिए आपका हम रख ही देते हैं इसमें, चलिए लाइन डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आप मार लीजिएगा, क्योंकि अब जो है, चलिए अब जो है थोड़ा सा वोल्टेज आया है,
अब बार बार डिस्टर्ब होते जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। आप लोग भी थोड़ा सा दुआ कीजिए, लाइन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है के किस मान के लिए, है ना, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना, जो आप देख रहे हैं कि अनगिनत हल होंगे। बाबू अनगिनत हल का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होता है, सब देखिएगा ध्यान से। तो अनगिनत हल हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पहला समीकरण में देखिए एक्स के पास क्या है 4 है, दूसरा समीकरण में देखिए एक्स के पास क्या है 2, लिख दीजिए, सब बराबर होगा एक दूसरे का। अगला जो है देखिएगा वहां जो है क्या है, यहाँ वाई के पास के है, हम लिख रहे हैं, और दूसरा में जो है वाई के पास कितना -4 है। अनगिनत में सब बराबर होता है एक दूसरे का। बाकी देखिएगा इसमें कितना है 6 है, और इसमें जो है कितना है 3 है, सब एक दूसरे के बराबर होता है। आप कहीं से के का मान निकाल सकते हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ से निकाल देते हैं। अगर ये दोनों से ही चलते हैं इतना से, है ना, तो भी निकल जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो के गुना 2 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 के, है ना, और 4 गुना 4 कीजिएगा तो आपका ये -16 होगा। तो देखिएगा के का मान जो होगा ये -16/2 कट जाएगा, तो ये आपका 8 होगा, यानी के बराबर -8। तो देखिए -8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है बिंदु 5,0 कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ y का मान, देखिए यहाँ इसमें जो है ये y का मान है, तो y आपका 0 है, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए 0 जब भी हो, आप समझ जाइए अगर y 0 है तो वो x अक्ष पर होगा, तो x अक्ष पर ही होगा, तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। x अक्ष पर y क्या होता है, 0 होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है x अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि का निर्देशांक है। x अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि का निर्देशांक क्या होता है। अब बाबू x अक्ष पर बोला ना, तो y वहां क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। बहुत सुपर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए sin 63 बटे cos 27 डिग्री। बाबू इस क्वेश्चन को देखते हैं और हम लोग आंसर कंप्लीट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ बात रही कैसे, तो बाबू ये आपका जो है sin 63 डिग्री बटे cos 27 डिग्री, लाइन अगर बिल्कुल अच्छी तरह से साथ दे दे तो हम आप लोग को बिल्कुल एकदम सॉल्यूशन के साथ बता देंगे, लेकिन ये लाइन ही डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए अब देखिए इसमें से किसी एक को आप बदल दीजिएगा, जैसे मान लीजिए साइन को ही बदल दे, तो साइन को हम बदल देते हैं तो क्या हो जाता है, sin 90 डिग्री -27 डिग्री, है ना। अब नीचे आपका क्या है cos 27 डिग्री, तो देखिएगा वो बदलने के बाद ऊपर भी हो गया आपका cos 27 डिग्री और नीचे भी हो गया आपका cos 27 डिग्री, तो ये कट जाता है, एक आ जाता है आंसर, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए बाबू बहुलक कहता है, जो सबसे अधिक बार आया है, आप अच्छी तरह से गिन लीजिएगा, इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो आप लोग देखिए गिन करके सबसे ज्यादा बार इसमें क्या आया है, तो बाबू हमें जैसा लग रहा है 2 आपका सबसे अधिक बार आया है, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है समीकरण इतना इतना ए बी और सी का मान है। देखिए ए बी सी का मान बताना है, तो यहाँ जो है ये अगर इस समीकरण को आप अच्छी तरह से पहले लिख ले तो आप इस प्रकार से लिखिएगा, 2x माइनस माइनस में बराबर के इस पर ले आइए इसको, तो प्लस में आ जाएगा ये आपका 5y, है ना। और ये जो बचता है बराबर में आपका क्या बच जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, है ना, बराबर में क्या 0, तो यहाँ जो है ये आपका a हुआ, ये जो है आपका ये b हुआ, और ये जो है आपका वो c हो गया। तो देखिए a बराबर 2, है ना, a बराबर 2, b बराबर आपका कितना है 5, और c बराबर आपका 0 कहाँ है, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 0, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में, आप ध्यान से देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 36 है देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन विकल्प सही है, इतना इतना के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन को आप अच्छी तरह से पढ़िए, एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अपरिमित रूप से अनेक हल, कारण क्या है, देखिए y बराबर जो है 3x + 5 है ना। आप बाबू कुछ भी चाहे x का मान आप 1 लीजिएगा तो y का मान आपका निकलते जाएगा, x का मान 2 लीजिएगा y का मान फिर कुछ आएगा, यानी आप जितना ले सकते हैं, जितना x का मान लीजिएगा उतना आपके सामने y का मान आते जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिएगा, कहता है माध्यिका होगी। चलिए माध्यिका निकालना है, तो कैसे निकालते हैं इसको? सबसे पहले बाबू सजा देते हैं। चलिए सजाइए, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाइए। हम देखिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं। 7 8, इसके बाद क्या है इसमें 9 है, इसमें कहीं 10 दिख रहा है आपको, चलिए 10 है। 10 के बाद क्या है 11 है, इसके बाद क्या है 12 है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है। चलिए कोई बात नहीं, इतना चीज है आपके सामने। अब देखिए यहां से क्या होता है, गिन लीजिए क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। बाबू ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, एक आप इधर से साइड कर दीजिए, एक इधर से साइड कर दीजिए, एक इधर से साइड करिए, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। जो बचता है अंतिम में एक, अगर इसको भी आप दोनों तरफ बांटिएगा तो बहुत मुश्किल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा आपका माध्यिका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कह रहा है एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात। तो चलिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए है ना, और क्या है एक शंकु, शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप यहां से देखिए, सबसे पहले पाई से पाई को खत्म कीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को खत्म कीजिए, एच से एच को खत्म कीजिएगा, तो ऊपर जो बचता है क्या बचता है एक, और नीचे जो बचता है 1/3। आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, मतलब ये हो रहा है यहाँ कि एक में आप भाग कर रहे हैं 1/3 से। जब भाग से गुना में लाइएगा 3 जाएगा आपका ऊपर, एक आएगा नीचे, 1 गुना 3 कीजिएगा 3 ही होगा, नीचे 1 होगा। इसका जब अनुपात लिखिएगा तो 3:1 होगा। तो देखिए 3:1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या कह रहा है, पता है यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन होगा, है ना। तो इसका आयतन क्या होगा, तो शंकु की ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन देखिए आपके सामने है ऑप्शन नंबर बी में, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके सामने एक इंटू का चिन्ह दिया हुआ है ना, यहाँ है ना इंटू है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है निम्नलिखित में कौन युग्म समीकरण इतना इतना के हल हैं, कौन सा हल है इसका। तो आप ध्यान से देखिएगा, समीकरण क्या दिया हुआ, x - 2y बराबर क्या है 4, यही ना है समीकरण। तो देखिए इस समीकरण के अनुकूल जो हम लोग सरल करेंगे, तो ऑप्शन देखिए आपके सामने क्या है, कौन है इसका हल। तो हम लोग देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपका अगर इसको आप लेते हैं तो लेकर के चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए एक्स के जगह पर यहाँ ये एक्स का मान है और ये आपका वाई का मान है। तो एक्स के जगह पर 0 रख देते हैं, वाई और वाई के जगह पर कितना रख देते हैं 2, इधर आपका कितना है 4। तो देखिएगा इधर आपका क्या हो जाता है, 2 दूनी -4, अब बराबर में इधर 4, ये बराबर आया आपका, ये बराबर नहीं आया आपका। तो देखिएगा आपको एक जगह ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, ये बराबर नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर सी में एक्स के जगह पर 4 रखिए। तो चलिए हम लोग रख रहे हैं 4 माइनस यहाँ 2, वाई के जगह पर कितना 0, इधर कितना है 4, ये 4 के 4, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, और इधर है आपका 4। देखिए 4 में से 0 घटाइएगा 4, इधर भी आपका 4 बराबर आ गया ना, संतुष्ट कर रहा है समीकरण को, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 41 भी बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा भी गया है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे, जबकि बाबू वास्तविक और असमान कब होता है पता है आपको, जब 0 से बड़ा, है ना, 0 से बड़ा हो जाता है डी का मान, है ना, 0 से बड़ा हो जाता है डी का मान। किसमें डी का मान, इसमें b² - 4ac में, है ना। ये आपका जो है 0 से बड़ा आ जाता है, तो वो आपका वास्तविक और असमान हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की, है ना, अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। बाबू दो पासक जब आप फेंकते हैं तो कुल जो संभव परिणाम होता है वो आपका 36 होता है, लेकिन दोनों पर 5 एक ही आएगा, मात्र एक, तो 1/36 हो जाएगा आपका आंसर, है ना। चलिए जो लोग प्रायिकता के बारे में पढ़े होंगे, प्रायिकता को, उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। चलिए आप रिवाइज कर लें, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन और एकदम सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है, आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना, पूरक मतलब ये है ना, संभावना जो है यानी घटना घटने का ये है और घटना नहीं घटने का उल्टा हो गया ये। तो दोनों का देखिए है ना, नहीं घटने का क्या होता है, तो आपको पता होगा घटना घटने की प्रायिकता घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग एक होता है। अगर घटना घटने की प्रायिकता दे दिया आपके सामने P, तो नहीं घटने के लिए हम क्या करेंगे, एक में से ही P को घटाएंगे ना। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। बाबू अगर किसी गोले का त्रिज्या आप 3 गुना कर देते हैं तो उसका आयतन जो होगा वो आपका 27 गुना हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आपके सामने है क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, एक फॉर्मूला दे रहे हैं आपके सामने देखिए, एन है ना, n+1/2 इस पर बना दीजिए। संख्या टोटल कितना बोला है 200, तो n के जगह पर रख दीजिएगा 200 और 200 यहाँ और एक जोड़िएगा तो टोटल कितना होगा 201 होगा। और चलिए नीचे आपका कितना है ना, नीचे आपका कितना है, नीचे आपका 2 है, तो काट लीजिए। इसमें कितना बार में कट जाएगा 100 बार में। आप इससे अगर इसमें गुना करते हैं तो ये आपका हो जाता है 201, इस पर डबल जीरो आ जाएगा। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो कह रहा है यदि मूल इतना इतना हो तो द्विघात समीकरण निम्नांकित में होगा। तो मूल देखिए इतना इतना है तो द्विघात समीकरण निम्नांकित में होगा। तो चलिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको हम बताना चाहे तो देखिए यहाँ हम बता सकते हैं आपको। तो यहाँ देखिए मूल आपके सामने ये दे दिया गया है ना, तो मूल जब दिया हुआ है तो आप सबसे पहला काम कीजिएगा कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालिएगा। तो मूलों का अगर योगफल करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, तो मूलों का योगफल आपका 0 हो जाएगा। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए है ना, सिर्फ गुणनफल बचेगा -9, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए x² -9 बराबर 0। अगर इस चीज को आप सॉल्व भी करते हैं समीकरण को तो आपका आंसर यही आएगा, है ना। उस प्रकार से आप जैसे भी बनाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। और जिसको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो डाउट हो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको हम फिर से कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 47 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना, ये क्वेश्चन बाबू आपका थोड़ा सा आउट है इसमें, यानी जो चीज रहना चाहिए क्वेश्चन वो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी संख्या है ना, तो यहाँ कौन सी संख्या किसके बारे में पूछ रहा है, 2 के बारे में। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा लिख लीजिएगा, 2 कौन सी संख्या है। 2 जो है बाबू आपका एक सम अभाज्य है ना। 2 सम नहीं बोलिएगा, उसको सम अभाज्य बोलिएगा, है ना। ये सम भी है अभाज्य भी होता है, तो ये सम अभाज्य कहलाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है यदि मूलों का योगफल 6 और गुणनफल -16 हो तो द्विघात समीकरण निम्नांकित में होगा। तो देखिए आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसी फार्मूला पर अगर आप रखते हैं x² है ना, मूलों का योगफल -6x हो जाएगा अब प्लस माइनस माइनस आपका 16 बराबर ये आपका 0, दोनों चीज माइनस में आता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, दो लगातार संख्याओं का मौसो। बाबू दो लगातार संख्या आप कुछ भी लीजिएगा उसका अगर आप मौसो निकालिएगा, मान लीजिए 1 और 2 ही ले लीजिए आप, इसका आप मौसो निकाल के देख लीजिए आपका 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, 19 और 25 का समांतर माध्य। 19 और 25 का समांतर माध्य में आपको करना क्या, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, फटाक से आप इसको और 25 को दोनों को जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए। तो देखिए कितना हो जाता है 44 हो जाता है, 44/2 अगर आप काट देते हैं तो कितना आता है आपका 22 आता है, यानी ये 22 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर देखिए 53, इसमें बहुलक के बारे में पूछ रहा है। तो बहुलक आपको पीछे भी बता चुके हैं, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा बाबू वही आपका क्या होगा बहुलक होगा। तो चलिए बहुलक इसमें आप देखिएगा सबसे ज्यादा बार क्या आया है, तो वही बहुलक होगा 50 हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए इतना इतना सबका माध्य दे दिया है 7, तो एक्स का मान, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सबको आप पहले जोड़ लीजिए, 4 + 5 + 9 + 11 और एक है आपका एक्स, है ना, बटे टोटल क्या संख्या है बाबू गिन लीजिए, 1 2 3 4, एक आपका एक्स है, टोटल आपका 5 हो गया, लिख दीजिए यहाँ। और माध्य जो दिया हुआ है 7 बराबर में लिख दीजिए, जोड़ लीजिए सबको।
11 9 20 5 25 4 24 है ना, 24 प्लस एक्स बराबर, अब 5 गुना 7 कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपका 35 हो जाएगा। एक्स बराबर जो होगा वो 35 माइनस 24, घटा लीजिए कितना आता है 15, यानी 5 में से 4 जाएगा, एक 3 में से 2 जाएगा, 11 आता है ना, 11 आता है आपका। ध्यान से एक बार हम शायद कहीं तो मिस नहीं कर दिए, जोड़ लेते हैं एक बार, देखिएगा 11 और 9 हो जाता है आपका, है ना, 20, 20 5 25, ओहो, 11 9 20 5 25 और 4 आपका 29 होता है, सॉरी 29, 29 आपका 29 हो रहा है बाबू यहाँ। तो देखिएगा यहाँ आपका 29 घट जाएगा इसमें, है ना, 29 घट जाएगा। तो देखिए इसमें 29 जब घटता है तो आपका कितना आता है, 6 आता है। कितना, 35 में से आपका 29 घट रहा है तो कितना आएगा बाबू, ये आपका नहीं होगा, है ना, कितना हो जाता है देखिए 6 हो जाता है, 6 आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में है। चलिए 54 का ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, यदि इतना इतना का, है ना, माध्य 4 हो तो एक्स का मान क्या होगा, तो फिर वही काम करना है, एक्स प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बटे कितना संख्या है, टोटल 4 है, तो आप बटे 4 कर लीजिए, यहाँ जो है माध्य 4 है, जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12, यानी 12 प्लस एक्स, 4 16, एक्स बराबर बाबू 16 में से आप 12 माइनस कीजिएगा तो आपका बराबर जो आएगा वो 4 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, आपको दिखाई क्लियर दे रहा है, एक बार हम फिर से जांच कर लेंगे, चलिए आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए 40 और 50 की उच्च सीमा पूछता है बाबू, इसमें उच्च सीमा आपको दिख रहा होगा, उच्च सीमा क्या है, 50 है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए वर्ग इतना इतना का वर्ग अंतराल का अमाप होगा, तो इतना इतना का वर्ग अंतराल का अमाप क्या हो जाएगा, यानी माप बाबू, माप है ना, वर्ग अंतराल का माप देखिए 25 से 35 है, 10 हो जाएगा आपका, है ना, कितना लंबाई है, 10 है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, किसी घटना और इसके पूरक घटना का योग कितना होता है, घटना घटने जिसको हम लोग बोलते हैं घटना घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है, वही बात हो रहा है यहाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता, है ना, काला रंग का तस्वीर, तो बाबू काला रंग का तस्वीर शायद ये आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी आप लोग को अगर कहीं इसमें डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने आ गया है 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो है देखिएगा, है ना, कहता है 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं जो है देखिएगा 1 2 3 डॉट डॉट 20 लिखी है, इनमें यदृच्छा एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज है ना की संख्या होने की प्रायिकता, तो मान लीजिए आप 1 से लेकर के 20 तक लिखते हैं तो 5 का गुणज, 5 का गुणज आप समझ रहे हैं, 5 का पहाड़ा में कौन कौन सा संख्या आएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना, कोमा है ये कोमा है, कोमा, चलिए 18 19 और 20, तो 5 का गुना ही देखिए कि ये होगा आपका, है ना, एक ये होगा 10 और एक आपका क्या होगा 15, एक आपका क्या है 20, तो टोटल कितना हुआ 4, और कुल जो टिकट बोल रहा है कितना है 20, काट लीजिए 4 से एक बार में, 4 5 6 20, यानी 1/5, 1/5 होता है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये गुणज का बात हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, कहता 25 टिकटों पर जिन पर है ना 1 से लेकर 25 तक लिखा हुआ है, जिसमें कहता है टिकट की संख्या उसी तरह से यदृच्छा निकाला जाता है, तो संख्या का 3 या 5 का गुणज होने की प्रायिकता, तो चलिए 1 से अगर 25 तक में अगर आप बात करते हैं तो 3 और 5 का गुणज कितना आता है, तो देखिएगा हम लोग थोड़ा सा अगर लिखने का प्रयास करें, तो चलिए 3 का पढ़ देते हैं, है ना, 3 का से अगर हम कर दे 3 का 3, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पच्चों 15, 3 छौक 18, 3 सती 21 और 3 अठी 24, चलिए 3 का हुआ, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, अब बचे ही 25, तो देखिए टोटल गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, टोटल जो हो जाता है 13 हो जाता है, 3 का गुना जितना है ना,
हाँ, एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, 3 या 5 का गुना, ये आपका जो है ना, ये आपका दोनों का हो जाता है ना, ये 15 जो है आपका दोनों का हो जाता है, तो दोनों में इसको मत गिनिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, 15 इसमें भी आ रहा है, 15 आपका इसमें भी आ रहा है, तो दोनों को नहीं गिनना है हम लोगों को, एक को ही बात कर देना है। तो देखिएगा इस प्रकार से आपका 12 हो जाएगा, 12/25, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। एक थैले में 8 लाल, 2 काले एवं 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता है, उस गेंद के काला ना होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए काला नहीं होने का, तो काला को आप बाद कर दीजिए, बाकी तो सबका होगा ही ना। तो देखिए बाकी सबका होगा, तो 8 5 कितना होता है 13, कुल गेंद कितना है 8 2 10 5 15, 13/15 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में एक थैला में देखिए 3 है ना, उजले 4 लाल 5 काली गेंद है, यदि शायद निकाला जाता है, निकाले गए गेंद ना काला और ना उजला होने की, ना काला हो और ना ही उजला हो। तो देखिए ना काला हो, ये वाला ना काला वाला यानी काली हो, और ना उजले हो, तो बाकी लाल का बात होगा। तो लाल आपका 4 है, और टोटल गेंद कितना है आपका 5 4 9 3 12 है ना, काटिएगा तो कितना होगा 1, और ये होगा 4 तिया 12, 1/3, 1/3। चलिए ऑप्शन नंबर सी में है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। इतना इतना के मूलों का योगफल और गुणनफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, तो माइनस माइनस देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, 7/1 बराबर 7, और अल्फा इंटू बीटा है ना, c/a 12/1, नहीं तो क्या होगा भाग देने से 12 ही आएगा। 7 और 12 किस में है? तो देखिए 7 और 12 दोनों प्लस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 66। समांतर श्रेणी इतना इतना का 12वां पद, चलिए यहाँ ए बराबर क्या है, ए बराबर 5 है, अब 12वां पद बोला है तो घट करके आपका कितना आएगा 11, डी का मान कितना 8 में से 5 जाएगा तो 3 है ना। तो हम लोग डायरेक्ट थोड़ा निकाल रहे हैं बाबू, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। आपको क्या पता चला है, ये हम ए लिए, इसमें एन का मान देखिए आपका 12 था, 12 में से एक तो घटता ही फॉर्मूला के अनुकूल, तो 11, और उसमें डी आपका कितना है 3 है, तो देखिए 5 का 5, 11 तिया 33, 33 और 5 कितना होता है आपका 38 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट से बनाए, आपका समय एग्जाम में बहुत सीमित होता है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए 5 है ना, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये आपका प्रथम 1 से प्राकृत संख्या ये 5 तक हो गया है ना, और आपका टोटल कितना है 5 है, तो जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12 2 14 और 1 आपका हो गया 15, 15 में आपका टोटल 5 से भाग कर दीजिए, 5 3 15, आपका 3 आ जाएगा कटने के बाद, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 68। प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य, तो 1 2 3 और बटे कर लीजिए 3, 3 2 5 और 1 6/3, 3 से काटिएगा 2 बराबर आपका कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी को भी दिक्कत हो किसी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। कहता बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो मिलाने वाला का बात बाबू, दोनों एक्स एक्स को एक साथ जोड़ लीजिए, 3 और 1 बटे क्या हो जाएगा 2। ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट है आपका है ना, और पढ़े हैं जो उनके लिए बहुत ही आसान है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखें और कैसे बनाया जाता है सवाल को ध्यान से देखें। -4 और आपका प्लस हो जाएगा 2, यहाँ बटे समय 2 होता है, 3 और 1 आपका 4/2, और यहाँ हो जाएगा 2 में से आपका 4 जाएगा -2/2, काट लीजिए बाबू, तो 2 बार में, आ रही है आपका 1 बार में, तो इस प्रकार से 2 कोमा आपका -1 आता है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 2 कोमा -1 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 70। मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी, बाबू मूल बिंदु से जब दूरी निकालने का बात होता है तो एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, x² + y² √अंडर, है ना। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, प्लस फिर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 3 तिया ही 9 हो जाएगा, छुछा के 36 हो जाएगा रूट के अंदर, तो इस प्रकार से आपका जो होता है 45 होता है ना। तो 45 का जो वर्गमूल होता है अगर आप निकालते हैं तो आपका आएगा 3√5, 3√5, जो देखिए यहाँ होना चाहिए रूट है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, 3√5, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। टेन थीटा बराबर देखिएगा ध्यान से आप, है ना,
टेन थीटा बराबर आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √3। टेन थीटा बराबर, एक मिनट यहाँ, टेन थीटा बराबर √3। तो टेन बराबर जो होता है बाबू क्या होता है, लंब बटे आधार, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है, एक है, तो ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो आप निकालिएगा सबसे पहले कर्ण, यहाँ तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर, है ना। तो √3 का स्क्वायर आप करते हैं, फिर आप 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, टोटल आपका रूट के अंदर 4 आएगा, इसका वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, यानी कर्ण आपका 2 निकला। तो सेक का मान पूछा है, तो सेक बराबर आपका कर्ण बटे आधार होता है। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना निकला आपका 2, और आधार आपका कितना था 1, 2 में 1 से भाग करते हैं तो आपका 2 आता है, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में देखिएगा, इसमें एक को आप बदल दीजिए। चलिए इसको हम बदलते हैं, देखिएगा ध्यान से, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो देखिएगा सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस, इसको जो बदल, सॉरी कोस नहीं कोट है, तो कोट को जब बदलेंगे बाबू तो वो हो जाएगा आपका टेन, टेन स्क्वायर 10 डिग्री। आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। तो ये देखिए आपका इसमें 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 72 में 1 नहीं है, जो आंसर लिखे हैं या फिर जिसका आंसर देखिएगा आप लोग ध्यान से, इसमें ऑप्शन में नहीं है एक बाबू, इसका लेकिन जो आंसर आ रहा है एक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल हो तो इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, देखिए बी का मान माइनस में, फॉर्मूला भी होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए का मान क्या है आपका, है ना, ए का मान देखिए आपके सामने क्या है, ए है। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, बी बटे ए, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक मिनट, सॉरी सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट है बाबू, ध्यान से आप देखिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन को पहले आप ये कर लीजिए, ध्यान से थोड़ा देखना होगा इसको, आप बढ़िया से देखिए, सजाते हैं तो क्या हो जाता है ना, देखिए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, है ना, और देखिए आपके सामने प्लस में ए है, तो ये चीज पर है बाबू, है ना, समीकरण को आप थोड़ा सीधा कर लीजिए, थोड़ा सा टफ है। तो देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय माइनस माइनस प्लस, है ना, और ए का मान देखिए कितना है, ए का मान एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही बाबू ए होता है, तो ए का मान देखिए आपका क्या है, सी है। तो देखिए आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, तो ये बी बटे सी, बी बटे सी किस में है, बी बटे सी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा मिस करेंगे इसमें। देखिए समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद, चलिए 30वां पद फिर हम लोग वही काम करेंगे, पहला आपका कितना है 10, 30वां पद का बात हुआ तो ये आपका 29 हो जाएगा, है ना, और डी का मान देखिए कितना हो जाएगा माइनस आपका, है ना, 7 में से 10 जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए 10 का 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाकी 2 हो जाता है, 3 दूनी 6 और 2 8। अब देखिए इसमें 10 में से 87 जाएगा, -77 आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑब्जेक्टिव बन गया बाबू। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद होगा, फिर देखिए 10वां पद का बात कर दिया गया है, तो हम लोग 2 लिखेंगे, 10वां पद बोला तो 9 ही होगा आपका, और डी लीजिए, यहाँ डी गुना कर दीजिए, इसमें डी 7 में से आपका 2 जाएगा, तो कितना बचेगा 5। तो देखिए 2 और 9 बचे 45 होता है, कुल आपका जो होगा बाबू वो 47 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 को देखेंगे, इतना इतना का देखिए कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो इसमें शून्य का बात किया जा रहा है, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 है, शून्य का बात हो रहा है बाबू, तो इसमें आप निकालते हैं तो निकाल के अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो एन निकालना है इसमें, ए बराबर आपका कितना है 21 है, डी बराबर देखिए 18 में से 21 जाएगा तो -3, है ना, -3। और देखिएगा कौन सा पद,
तो आपको यहाँ एन निकाल लेना है। देखिए इसके बाद भी जो है इसमें, तो हम लोग इसमें डॉट डॉट दिया हुआ कौन सा पद शून्य है, चलिए ठीक है। तो कौन सा पद शून्य है, तो आप यहाँ से अगर ऐसे भी अगर पीछे ऑब्जेक्टिव अगर बना रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट आपके सामने ये भी आ जाता है, आप देख रहे होंगे, है ना, बिल्कुल घटते जा रहा है। 21 है, चलिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 21 है, 18 है, 15 है, तीन तीन घट रहा है। तो इस प्रकार से आप जाते हैं तो आपका जो है ना इस प्रकार से अबरी की क्या हो जाएगा, आपकी बार हो जाएगा आपका, देखिए घट जा रहा है ना, 21 से तीन तीन घट जाएगा, तो 18 से 15 हो गया, 15 से तीन घटेगा क्या हो जाएगा 12, 12 में से तीन घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, है ना 9, और 9 में से तीन घटेगा क्या हो जाएगा 6, और 6 में से तीन घटेगा क्या हो जाएगा 3, और 3 में से तीन घटेगा क्या हो जाएगा 0। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी आपका जो होता है आठवां पद हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्टिव में बाबू बिल्कुल कम समय लीजिए आप और काम कर लीजिए, क्योंकि नजदीक ऐसे भी ज्यादा लिखना नहीं पड़ रहा था। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, बस आपको यही करना है, एन और एन प्लस वन अब बटे टू। टोटल जो है बाबू कितना है 100 है, तो 100 लिख दीजिए, और इधर हो जाएगा 100 प्लस एक, टोटल हो जाएगा 101। अब बटे कितना है 2, 2 से काट लीजिए 50। 50 से आप एक इसमें 101 में गुना करते हैं तो आपका कितना आता है, आप गुना करके भी देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप गुना आप नहीं करते हैं तब याद रख लीजिएगा, इसे भी बहुत ही आपको याद भी हो जाएगा, 50 50 है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग अगर आप निकालते हैं तो इसमें बहुत सा कॉन्सेप्ट होता है निकालने के लिए। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, संख्या एक होगा, दो होगा, तीन होगा, डॉट डॉट, विषम संख्या कहाँ तक 49 तक होता है ना। तो इस प्रकार से देखिएगा अगर उसका योग निकालते हैं तो सबसे पहले एन निकाल लीजिए संख्या। तो संख्या कैसे निकलेगा, तो ए का मान देखिएगा क्या हो गया एक, है ना, और एन संख्या निकालना है, एन का मान निकालना है, तो चलिए निकाल लीजिए n-1। और डी का मान कितना होगा, दो में से एक जाएगा आपका कितना होगा एक होगा। तो चलिए इधर अंतिम पद कितना है ना 49 है, तो एक और इसमें गुना कीजिएगा, हो जाएगा आपका ये देख लीजिए, सॉरी, यहाँ से आपका एक चीज तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, एक मिनट, तो देखिएगा एक हुआ, दो हुआ, है ना, तीन हुआ, सॉरी सॉरी, दो 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 हम लोग मिस कर रहे हैं, दो आपका विषम नहीं होता है, ओके ओके, यहाँ हम लोग दो को ले जा रहे हैं इसलिए मिस हो जा रहा है। देखिएगा एक हुआ आपका, तीन हुआ, पाँच हुआ, डॉट डॉट, है ना, कहाँ तक 49 तक। तो चलिए ऐसे ही निकाल देते हैं, तो ए बराबर आपका कितना हो गया एक, और डी बराबर आपका तीन में से एक जाएगा कितना हो जाएगा दो, है ना। अब देखिए टी एन आपका कितना हो गया 49, तो चलिए एन निकाल लीजिए। तो एन निकालने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं एक प्लस n-1, और डी का मान कितना है दो है, और इधर आपका बराबर कितना हो गया 49 हो गया। तो देखिएगा एक का एक प्लस कितना हो जाएगा 2n-2, बराबर कितना है 49। देखिएगा एक में से दो जा रहा है, माइनस एक प्लस कितना है 2n बराबर कितना है 49। तो देखिए 2n बराबर हो जाएगा 49 प्लस एक, टोटल हो जाएगा आपका 2n बराबर 50। अगर काट देते हैं तो दो से ही 25 बार में कट जाता है, n का मान आपका जो आता है वो 25 आता है। यहाँ जब n का मान 25 निकल जाता है तो आपको करना कुछ ना, एक फार्मूला लगा देना है योगफल का, है ना। तो योगफल का एक फार्मूला होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी आप लगा सकते हैं, एस एन बराबर, है ना, n/2, n/2, यहाँ a प्लस, है ना, a प्लस टी एन कर दीजिएगा अंतिम पद, है ना। ये फार्मूला आप लगाइए और बस योगफल निकाल लीजिए। तो देखिए n का मान कितना है टोटल 25/2। अब देखिए ए का मान कितना है बाबू, ए का मान एक है, कितना है एक है, और टी एन कितना है आपका 49 है। ध्यान से देखिएगा 25/2, 49 और एक 50, दो से आप काट दीजिएगा तो कितना बार में 25 बार में, 25 गुना 25 कीजिएगा तो 625। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका हो जाता है। तो ये आपका 625 ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 79 है, सेम जो आपके पीछे ये बताया गया है इस पर ही बनाइएगा, बन जाएगा बिल्कुल। और जब आप बनाइएगा तो आपका जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका 286, है ना। इसमें भी आप मान लीजिएगा ये बराबर आपका 34 है,
है ना। डी बराबर आपका जो है 32 में से 34 जाएगा तो -2 हो जाएगा, और अंतिम पद जो है आपका टी एन वो कितना है, 10 है। बिल्कुल आप उसी तरह वही फॉर्मूला लगाइएगा और बना लीजिए, ये आपका आंसर होगा। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में भी सेम चीज दिया हुआ है बाबू। प्रथम 24 पदों का योग है ना ज्ञात करना है। तो प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, तो आपको एक एक करके पहले ए बी सी डी है ना ऐसे करके 3 4 पद निकाल लेना है। तो देखिए अगर निकालते हैं तो अगर क्या हो जाएगा आपका, यानी यहाँ 3 + 2n, 3 का 3, एन के जगह पर अगर आप 1 लेते हैं तो हो जाएगा 3 + 3, 2 गुना कीजिएगा 2, टोटल कितना होगा 5। इस प्रकार से एक पद ये हुआ। अगला पद फिर इसी प्रकार से निकालिएगा तो 2 3 पद हो जाएगा। तो आपका ए का मान ये हो जाएगा, डी का मान जो है अगला में से आप फिर घटा लीजिएगा, डी का मान निकाल करके अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर होगा इसमें आप लोग बना के देखिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, शायद आपका बना या नहीं बना ये आपको कमेंट करना है। आंसर क्या आता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आप सॉल्व करते हैं तो इसमें आपका आंसर देखिए इस प्रकार से करते हैं तो 672 आएगा आपका, 672। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, प्रायिकता का अधिकतम मान। प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है बाबू 1 होता है, इससे ज्यादा नहीं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य बताना है, ऑप्शन नंबर सी में है 13, ये आपका क्या है, अभाज्य। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये आपका फिर आ गया है। और क्या करना है इसमें, कोई त्रिभुज है बाबू, उसका भुजा दे दिया है ना। ए भी दिया हुआ है 6√3, देखिएगा है ना। ए सी भी दिया हुआ है आपके सामने 12, और बी सी भी दिया हुआ है आपके सामने 6। तो इसमें कहता है तब कौन बी क्या होगा। एक मान लीजिए कोई त्रिभुज है और इसमें सब तीनों भुजा दिया हुआ है, तब कहता है कौन बी क्या होगा, है ना। ये आपका यहाँ मान लीजिए बी है आपका, तो ये क्या होगा। चलिए इसमें आप थोड़ा सा एक काम करना क्या है आपको, दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के अगर बराबर हो जाता है तो वो आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो दो भुजाओं का वर्ग कर दीजिए, तीसरे भुजा के वर्ग के देखिए क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप कर देते हैं 6√3 का वर्ग, है ना, और फिर आप कर देते हैं 6 का वर्ग, और एक तरफ आप कीजिए 12 का वर्ग, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ से 6 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये आपका 36 होता है, 36 × 3 कर लीजिए अच्छे से आके, फिर ये आपका 36 होता है। इधर 12 × 12 कीजिए 144। देखिए आप करके क्या होता है, इधर देख लीजिए, तो ये हो जाता है चौथी 18 के 8, बाकी 1 3 3 9 और 1 10, 108, और इधर आपका 36 है, इधर है आपका 144। दोनों तरफ बाबू इधर भी जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 144, और इस तरफ भी आ गया आपका 144, बराबर आ गया। यानी ये कह रहा है कि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के अगर बराबर हो जाता है तो वो आपका समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, यदि ए और बी अभाज्य हो, यानी ए और बी क्या है, अभाज्य है, तो ए बी का क्या है, लॉ से बताना है। तो लॉ से क्या हो जाएगा आपका a × b। चलिए अब जो क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। बिल्कुल आसान है, क्षेत्रफल का अनुपात बोले अगर त्रिज्या या भुजा का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का बोले तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, और 9 का स्क्वायर 9 9 81, 16:81, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, है ना। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, फिर कहता है कौन बी का माप क्या होगा। दो भुजाओं का वर्ग कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक बड़का जो भुजा है आपका 5 का वर्ग अलग कर दीजिए, 4 चौक 16, 3 3 9, और इधर 5 25, 16 9 बाबू कितना हो जाता है 25, इधर भी आपका 25 बराबर आ गया, तो ये समकोण है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कहता है बिंदु इतना इतना समकोणाक्ष में कौन चतुर्भुज में स्थित है ना। ये देखिए जब ऐसे करके चतुर्थांश बनाते हैं, कौन चतुर्थांश में स्थित है, तो बाबू पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस जो होता है आपको पता होगा, चतुर्थांश जो होता है इसमें आपका प्लस प्लस होता है ना, और यहाँ जो होता है माइनस माइनस होता है। तो यहाँ जो होता है बाबू एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है ना। तो देखिए यहाँ पहला प्लस है दूसरा माइनस, ये आपका चतुर्थ में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसमें जो होता है वो होता है आपका माइनस प्लस।
चलिए, इस प्रकार से अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 88, बिंदु इतना इतना समकोण किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए दोनों माइनस में, आपका तृतीय में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा लाइन फिर डिस्टर्ब कर रहा है बाबू, थोड़ा सा अगर साथ नहीं देता है तो दिक्कत हो जाता है। फिर बिंदु इतना इतना निम्नांकित में से कहाँ स्थित है? देखिए y0 है तो ये आपका x अक्ष पर स्थित है ना, x अक्ष पर स्थित है। अगला जो है 90, x बराबर -5 का आलेख सरल रेखा में। तो बाबू ऐसे करके अगर x बराबर माइनस है ना, तो इस पर अगर माइनस वाला मान आता है तो इधर आप दर्शाइएगा, तो y अक्ष के समांतर हो जाता है। तो देखिए y अक्ष के समांतर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका?